मैं जंगल में रहता हूँ बांस की तिल्लियों से घर बनाकर, खुले आकाश के छप्पर के नीचे, बहती नदियों के बीच। नहीं बेचता आपकी तरह हवा पानी, नहीं बनाता आपकी तरह धरती का घोट कर मकान, क्योंकि नहीं हूं इतना व्यवसायी कि बेच सकूं ईमान और आपकी तरह उसके लिए जिस प्रकृति ने दिया हमें यह सब। लेकिन इतना होने पर भी आपकी नजरों में मैं केवल हूं एक आदिवासी, जिसे आप समझते रहे जंगली, बर्बर और असभ्य। लेकिन मेरी नजर में तो मैं एक पुरुष हूं प्रकृति का, एक स्त्री हूं संभावनाओं की और एक बेटा हूं पृथ्वी का, जो चाहता है सतत पोषण और विकास। युवा कवित्री शिवानी कार्की जब ये पंक्तियां लिख रही होंगी तो शायद मेरी और आपकी सोच में दाखिल कर गई होंगी, और जैसा अधिकतर हम आदिवासियों के बारे में सोचा करते हैं, उसी सोच को इन शब्दों में उकेर दिया गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भाटी और आज हम बात करेंगे देश की एक ऐसी आबादी की, एक ऐसे समुदाय की जो हजारों सालों से अस्तित्व में है और एक ऐसी पहचान जो सबके सामने होने के बावजूद आज तक छिपी हुई है, जिन्हें कहे गए गांधी गिरिजन, पुरातत्व साहित्य में कहा गया अंबिका बनवासी और संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत कहा गया अनुसूचित जनजाति। हम बात कर रहे हैं आदिवासी समुदाय की। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 8.6% आबादी आदिवासियों की है। हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में आदिवासी ही रहते हैं। ये झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक रूप में है तथा मिजोरम, नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बहुसंख्यक। भारत में इनकी भी कई जनजातियां हैं, जैसे कि संथाल, गौड़, भील, मुंडा, तोड़ा, थारू, नागा, उराव, बुक्सा, बिरहोर, गद्दी, लद्दाख, खासी, खरिया, भाटिया, मीना और आदि आदि। आदिवासियों में मीना जनजाति की अगर बात करें तो सबसे संपन्न जाति यही जाति मानी जाती है, और मुंडा और संथाल आदिवासी जनजाति जो हैं वो सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक मानी गई है। इन सभी जनजातियों में अपनी एक पहचान रही, अपनी संस्कृति रही और रही अपनी एक भाषा और एक वेशभूषा। परंतु जो सरकारें आदिवासियों के विकास की बात करती हैं वो भूल जाती हैं कि इन जनजातियों का विकास सिर्फ संस्कृति को बढ़ावा देने से नहीं है, इनका विकास है इनको अपने क्षेत्र में रख देने से। इन जनजातियों के विस्थापन से इन्हें अलग अलग जगहों पर बिखेरा जा रहा है। जो सारी सुविधाएं एक शहर वाले को मिल रही थी वो सारी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर इन जनजातियों के विकास की बात करें तो हमें जरूरत है इन तक वो सुविधाओं को पहुंचाने की। आदिवासियों का पलायन और विस्थापन सदियों से होता रहा है और ये आज भी जारी है। आदिवासियों के जंगलों, जमीनों, गांवों, संसाधनों पर कब्जा कर उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रही हैं हमारी सरकारें। पिछले कुछ मुख्य कारण हमारी सरकारी व्यवस्था बताते हैं। वे केवल जंगलों, संसाधनों या गांवों से ही बेदखल नहीं हुए हैं, बल्कि मूल्य, नैतिक अवधारणाओं, जीवन शैलियों, भाषाओं एवं संस्कृति से भी बेदखल कर दिए गए हैं। हमारे मौलिक सिद्धांतों के अंतर्गत सभी को विकास का समान अधिकार है। विकास के नाम पर लाखों लोगों को अपनी रोजी रोटी, काम धंधों तथा जमीनों से हाथ धोना पड़ा है। उनको मिलने वाले मूलभूत अधिकार जो उनकी जमीनों से जुड़े थे वह भी उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। इन समुदायों का विस्थापन एक गंभीर मुद्दा है जो उनकी आजीविका, संस्कृति और पहचान को खतरे में डाल रहा है। विस्थापन के कई कारण हैं, जिनमें विकास परियोजनाएं, औद्योगिकीकरण, खनन और नीतिगत उपेक्षा प्रमुख है। यह समस्या भारत के विभिन्न राज्यों में देखी जा रही है। विशेष रूप से मैं उन क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है उनकी बात कर रहा हूं। अगर विस्थापन के प्रमुख कारणों की बात करें तो सिर्फ एक ही कारण नहीं है जिसकी वजह से ये सारे चीजें इन जनजातियों के साथ चल रही हैं। विकास परियोजनाओं में जैसे बांध निर्माण सबसे बड़ा कारण है। बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे बांध, सड़क और रेलवे लाइनें आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक विस्थापन का कारण बन रही हैं। उदाहरण के लिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना और केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश, जिसमें हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया। बांधों के जलाशयों में डूबने वाली भूमि के कारण भी यहाँ के समुदाय अपनी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल हुए हैं। खनन और औद्योगिकी परियोजनाओं से क्या नुकसान पहुंच रहा है आदिवासियों को? आदिवासी क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण खनन परियोजनाएं विस्थापन का बड़ा कारण है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार
खनन परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले 50% से अधिक आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करें और उड़ीसा के क्योंझर जैसे क्षेत्रों में कोयला और लौह ऐसा खनन आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यानों के कारण भी कई आदिवासी जनजातियों को अपनी जमीनों को छोड़कर जाना पड़ा है, जिनका क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं तो 1,59,419 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा है क्योंकि उन्हें संरक्षित क्षेत्रों से हटाया गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की अगर बात करें और राजस्थान के रणथंभौर जैसे क्षेत्रों में ये सारी चीजों को देखा गया जहां आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। सिर्फ सरकारी परियोजनाओं से ही आदिवासियों को विस्थापित नहीं होना पड़ रहा है, उसके कुछ और कारण हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण है भूमि हड़प और शोषण। शक्तिशाली समूह और पूंजीपति साहूकारों द्वारा ये सारी चीजों को अमल में लाया जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों की जमीनें खतरे में आ रही हैं। नीतिगत उपेक्षा और कानूनों का उल्लंघन सबसे बड़ा कारण है विस्थापन का। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 और पैसा अधिनियम जैसा कानून आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन इनका उल्लंघन आम है। हंसदेव छत्तीसगढ़ की आपने खबर सुनी होगी कि किस तरह से जंगल काटे गए और आदिवासियों को उनके संघर्ष के लिए यहाँ जंग लड़नी पड़ी। इन कारणों से प्रभावित हो रहे राज्यों की बात करें तो उसकी भी लिस्ट बहुत लंबी आपको देखने को मिलेगी। आदिवासी विस्थापन की समस्या मुख्य रूप से उन राज्यों में देखी जा रही है जहां मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राकृतिक संसाधन जंगल प्रचुर मात्रा में शामिल है। जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा एक जगह है। कोयला खनन और अन्य खनिज पदार्थों के लिए यहाँ आदिवासियों को विस्थापित किया गया। वहीं झारखंड में रांची और पूर्वी सिंहभूम में कोयला खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण यहाँ आदिवासियों को प्रभावित होना पड़ा। साथ ही साथ ओडिशा के क्योंझर और सुंदरगढ़ में लौह अयस्क खनन में समुदायों को उजाड़ा। मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि पन्ना और सतना में बांध और खनन परियोजनाओं का विस्थापन किस तरह से हुआ है। पन्ना तो वैसे भी डायमंड के लिए बहुत मशहूर माना जाता है, वहां भी यहाँ रह रही आदिवासी जनजातियों को उजाड़ा गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी अन्य देश भर के राज्यों में, चाहे पूर्वी उत्तर राज्यों की बात करें या उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत की भी कुछ राज्यों की बात करें, तो यहाँ सभी आदिवासी जनजातियों को ये समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। अगर हाल ही की घटना की बात करें तो इन जनजातियों का संघर्ष भी आपको देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य जंगल की कटाई हो या हैदराबाद के काचागचिवाउली के 400 हेक्टेयर जंगल को काटने की बात हो, ऐसी कई विकास परियोजनाएं हैं जहां जनजाति समुदायों को सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ा है। सरकार को इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और जो योजनाओं को बैनर तक सीमित रखा गया है उन्हें आगे जमीन तक उतारने की कोशिश इन समुदायों के लिए करनी चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं जब आदिवासी जनजातियों की विशाल आबादी सिर्फ एक इतिहास रह जाएगी और हम आदिवासियों का इतिहास या सिर्फ आदिवासियों को किताबों में पढ़ेंगे, अपने सामने नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद।